Good afternoon, everyone. Let's begin with the new topic, genetic polymorphism, which is a top topic common for both UPSC anthropology and UGC anthropology. Now, genetic polymorphism is the existence of many forms of a gene, many forms of a gene, second, at a population level, not an individual level, and third, with a certain frequency. So these are the three conditions that separate the concept of genetic polymorphism from the concept of alleles. Now, uh, we must start with the basic. So first thing, we Homo sapiens or any reproductive organisms, they inherit two copies of any gene, one from each parent, mother and father, and that's how we are diploid. बिकॉज हमारे अंदर हर एक जीन की दो कॉपीज हैं. नाउ अब जीन के एक्सप्रेशन को लेकर एक कंसेप्ट है, अलीलिज्म या द एग्जिस्टेंस ऑफ अलील्स. सो अलील्स आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन. तो सबसे जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मैं आई कलर का लेता हूं. सो नाउ अगर आई कलर एक जीन है, देन उसके डिफरेंट वेरिएंट्स लाइक ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, हेजल आईज. सो ये सब जो है, ये डिफरेंट अलील्स हैं, डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट वेरिएंट्स है उस पर्टिकुलर जीन के. सो सिमिलरली जो अलील का कंसेप्ट है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल लेवल. यानी एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट से किस कौन से वेरिएंट्स इनहेरिट करता है. नाउ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन लेवल, कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने वेरिएंट्स हैं. नाउ उन जो वेरिएंट्स हैं या वो जो अलील्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, अब उन अलील्स को कैसे कंसिडर किया जाए. सो फर्स्ट, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है विच इज ग्रेटर देन 1% ऑफ दैट पॉपुलेशन. यानी जो भी पॉपुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं बड़े लेवल पे, सो वेदर इट इज इन आई नो मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से. सो उस पॉपुलेशन में फिर 1% जो भी उसका होता है, 10 मिलियन का 1%, इस तरह से. सो इतने लोगों के अंदर वो वेरिएशन, वो वर्जन या वो अलील होना चाहिए, तब जाके उसको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कंसिडर करेंगे. अदरवाइज वेरिएंट्स तो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, है ना, म्यूटेशन की वजह से, है ना, फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिलेक्शन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से. सो इन सब की वजह से बहुत सारे वेरिएशंस आते रहते हैं, और हर एक वेरिएंट जो है वो पॉपुलेशन के अंदर सरवाइव नहीं करता. बहुत सारे वेरिएंट्स आए और गए, वो वाला मैटर है उनका. लेकिन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कंसिडर होने के लिए दे मस्ट हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, दे मस्ट reach that certain threshold. So again, a simple overview. So genetic polymorphism means existence of multiple forms of genes, multiple variants of genes, or multiple alleles of a gene in a population. Then that version, that allele must cross this threshold. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन 1%. सो पॉपुलेशन अगर उसमें 1% से ज्यादा लोगों के अंदर वो वेरिएंट्स हैं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो डेफिनेशन आपको बता दिया दैट टू और मोर डिफरेंट एलील्स, डिफरेंट वर्जन्स होने चाहिए, देन उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1%, एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन के अंदर वो वेरिएंट होना चाहिए टू बी कंसिडर्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ ये सब आपको बता दिए. नाउ अब ये देखते हैं कि हाउ polymorphisms are introduced. So polymorphism at broader level are changes in gene frequency. So इसमें भी एक सर्टेन बेसिक ले लेते हैं शुरू से. सो जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, all of them, the most of them, they have their genetic code known as DNA. And now this DNA is nothing but a repetition of nucleotide, repetition of nitrogenous bases A, T,
सी जी। सो ये 4 बेसिस हैं, ये रिपीट होते रहते हैं और उसी की एक बहुत लंबी चेन है। नाउ उसी चेन में लेट्स से कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए फ्रॉम 31 टू 58। सो लेट्स से हमने उस पूरी चेन को इस तरह से सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया, एंड अकॉर्डिंग टू genome wide analysis we figure out that 31 to 58 it code for a certain gene. Let's say it code for cephalic index. Okay, so this cephalic index या फिर shape of skull. So अब ये shape of skull जो है it is an expression of that particular gene. So ये जो है ये उसका phenotypical expression बन जाएगा। विजिबल ट्रेट, फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन मींस एक विजिबल ट्रेट और उस विजिबल ट्रेट का जो अंडरलाइंग डीएनए सेक्शन है इट विल बी कॉल्ड अ जीन फॉर शेप ऑफ द स्कल। सो ये इसका बेसिक है। अब देन उसमें फिर ये है कि जो जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर होमोसेपियंस की बात करें या मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉर्म्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए दे इनहेरिट वन कॉपी फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट। सो दैट्स वाई ऑलरेडी जीन की 2 कॉपीज होती है। समटाइम दोनों कॉपी एक जैसी होती है, समटाइम अलग अलग होती है। अब उसकी वजह से वेरिएशंस आते रहते हैं। सो जीन में अगर हम बात करें तो सब एक जैसे जीन नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट वर्जन्स होते रहते हैं। उन वर्जन्स को हम अलील्स कहते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल हो गया, एंड देन बाकी आपको बता दें कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अ पॉपुलेशन लेवल फिनोमेना। सो अब बात करते हैं हाउ दीज polymorphisms आर इंट्रोड्यूस, हाउ दीज alleles आर इंट्रोड्यूस एट अ पॉपुलेशन लेवल। सो मैकेनिज्म दोनों का सेम है। जो इंडिविजुअल में जो जिस मैकेनिज्म से alleles इंट्रोड्यूस होते हैं उसी मैकेनिज्म से पॉपुलेशन में होते हैं। इट्स जस्ट दैट इंडिविजुअल के अंदर जो alleles इंट्रोड्यूस होते हैं दे ensure the successful survival of an individual, and then how it become common in the population via reproduction, via successful mating, via resource acquisition, और जो भी कल्चरल या जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं उसके जरिए वो अलील पॉपुलेशन के अंदर इट गेट फिक्स्ड। सो अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, स्निप्स बोलते हैं इनको। सो स्निप्स का बहुत ही सिंपल फंडा है कि इतनी बड़ी चेन है, इतनी बड़ी डीएनए सीक्वेंस चेंज है, उसके अंदर ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो 4 बेसिस हैं, उनमें से कोई एक बेस जो है वो चेंज हो जाता है। सो लेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि वन पर्सन उसकी ये सीक्वेंस है एंड अनदर पर्सन हैज दैट सीक्वेंस। अब इन दोनों में देखिए कि ये जो सी है इट गॉट रिप्लेस्ड बाय टी। सो जब वो एक न्यूक्लियोटाइड बेस में जो चेंज होता है दैट इज नोन एज स्निप। सो द सी वर्सेस टी। सो अब ये है कि ये जो स्निप्स जो होते हैं दे आर क्वाइट कॉमन। हर 300 बेसिस में ये इस तरह के स्निप्स आते रहते हैं। यानी क्योंकि जो जो डीएनए की जो चेन है ना, बहुत लंबी चेन है, ठीक है, और उसमें हर 300 बेस पेयर्स के बाद ये कह सकते हैं पूरी चेन को अगर 300 पार्ट में डिवाइड करें तो हर 300 चेंजेस के बाद एक ना एक स्निप आता रहता है, एक ना एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज होगा। सो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज होने की वजह से अब हमारे पास 2 अलील्स आ गए, फर्स्ट ये जीन और सेकंड ये जीन। सो इवन इफ सिर्फ एक बेस चेंज हुआ है लेकिन उसकी वजह से जो जीन का एक्सप्रेशन है वो तो पूरा अलग हो गया। सो इस कारण हमारे पास 2 जीन आ गए। सो दैट्स व्हाई दे आर मोस्टली बाय एलीलिक। बाय एलीलिक मीन्स लेट्स से ये चेन है ना, AACT। नाउ सेकंड वाले के अंदर ACCT। अब जब तक इसके अंदर स्निप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तब तक हमारे पास सिर्फ ये एक ही वर्जन था जीन का, लेकिन अब स्निप इंट्रोड्यूस होते ही हमारे पास 2 आ गए, फर्स्ट ये कॉपी, सेकंड ये कॉपी। सो दैट्स व्हाई मोस्टली दे आर बाई एलीलिक या एटलीस्ट बाई एलीलिक, कि कम से कम जब भी अगर एक भी स्निप इंट्रोड्यूस होता है तो हमारे पास 2 कॉपीज आ जाएगी।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ALDH2 विच इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज सेकेंड। सो ये एक एंजाइम है जिसका काम है, जब अल्कोहल कंजम्पशन होता है तो जो अल्कोहल है एथेनॉल, सो हमारी बॉडी इस एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, एसिटाल्डिहाइड। नाउ ये यूजुअल प्रोसीजर है, बट जो एसिटाल्डिहाइड है इट इज द टॉक्सिक कंपाउंड। सो यहाँ पे फिर जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो है ALDH2 या ALDH सेकेंड, ये क्या करता है, इस एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। सो ये यूजुअल सिनेरियो है जब भी कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है। सो दिस ethanol goes down, then body it converts that ethanol into acetaldehyde, and finally this enzyme ALHD2 it converts this acetaldehyde into acetic acid. But due to this SNP in the second position, यहाँ पे नाउ जो ये एंजाइम है ALDH2 है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, जो जो ये एंजाइम है ALDH2, ये यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से दिस कन्वर्जन इट डज नॉट हैपन इन स्मूथ वे। सो बॉडी के अंदर एसिटाल्डिहाइड इट कीप्स डेवलपिंग, और उसकी वजह से एक अल्कोहल फ्लश रिएक्शन होती है जिसकी वजह से रेडनेस आ जाती है, यू नो द बॉडी सोलन, फिर हाई ब्लड प्रेशर, जो नो कार्डियक रिदम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे एक ये स्निप का एग्जाम्पल है। सो ये डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वापस बता देता हूँ आपको मैं। सो यूजुअली होता है व्हेन वी कंज्यूम अल्कोहल in the form of ethanol, it goes into body, and now body उसमें जो हमारा एक एंजाइम है, यू नो ADH अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वो इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। नाउ अब एसिटाल्डिहाइड जो है इट इज अ टॉक्सिक कंपाउंड, सो उसको भी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव अनदर एंजाइम ALHD2। नाउ अगर स्निप इंट्रोडक्शन की वजह से ये जो ALHD2 है, इफ इट कैन नॉट वर्क स्मूथली, सो बॉडी के अंदर ये जो है एसिटाल्डिक ये डेवलप होता रहता है ना, जमा होता रहता है, जिसकी वजह से फ्लश रिएक्शंस होती है। सो ये एक एग्जांपल है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं STRs की तरफ। STRs या शॉर्ट शॉर्ट टेंडम रिपीट्स या माइक्रोसेटेलाइट्स। नाउ अब आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। स्निप्स जो है वो सिंगल बेस के चेंजेस को लेकर है। जब एक सिंगल बेस चेंज होता है दे आर नोन एज स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। देन अगर शॉर्ट सीक्वेंसेस सिर्फ सिंगल बेसिस नहीं, तो यू नो तीन चार और लेटर्स की सीक्वेंस अगर वो वेरी करती है, देन दे आर नोन एज STR, शॉर्ट सीक्वेंसेस। सो बस यही फर्क है कि यहाँ पे शॉर्ट DNA मोटिव्स, शॉर्ट DNA चेन्स, मोस्टली 2 to 6 बेस पेयर्स, जब उसमें सिर्फ एक ही बेस चेंज होता है, इसमें जो शॉर्ट सीक्वेंस है इट माइट कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 बेस पेयर, और जब ये जो चेंज होती है तब उसकी वजह से STRs ये इंट्रोड्यूस होता है। तो यू नो बात दोनों की सिमिलर है कि अगर जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है अगर वो बार बार चेंज होगा तो भी नए नए एलील्स आएंगे, तो उसी तरह अगर कोई बेस कोई कोई शॉर्ट सीक्वेंस चेंज होगी, देन उसकी वजह से भी ना आगे और एलील्स आएंगे और पोलीमॉर्फ्स आएंगे। जैसे यहाँ पे 10th लोकस पे CA इंट्रोड्यूस होता है, देन दूसरे पर्सन के अंदर 15th लोकस पे सेम यही CA है। सो यहाँ पे ये जो शॉर्ट सीक्वेंसेस होती है जो रिपीट होती रहती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे मल्टीपल एलील्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है नॉन कोडिंग रीजन्स। सो हमारे जीनोम में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में दे आर अराउंड 60,000 जीन्स। अब उन 60,000 में राउंड फिगर में 20,000 जो है दे आर प्रोटीन कोडिंग जीन्स,
Protein coding genes means those genes that can get visibly expressed. So जो हम traits जिनकी हम बात करते हैं, hair, nose, skull shape, eye color, skin complexion, तो ये सब जो है वो visible traits हैं, और वो visible traits जो हैं they are because of some protein coding regions. So ये वो genes हैं 20,000. फिर उसके बाद लेट्स से 20,000 जो है वो नॉन कोडिंग है, मींस ये डीएनए सीक्वेंसेस होती है, जीन्स होते हैं, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एनी पर्टिकुलर जीन्स. सो ऐसे 20,000 होते हैं, एंड देन अगेन ऐसे 20,000 और भी होते हैं सीडो जीन्स को जंक डीएनए बोलते हैं. सो इस तरह से ये टोटल एक तरह से एक डीएनए कंपार्टमेंटलाइजेशन है या जेनेटिक कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि किस किस तरह के जीन्स होते हैं. सो अगर जो कोडिंग प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, अगर उनके अंदर चेंजेस होंगे तो वो विजिबली एक्सप्रेस होंगे. अगर नॉन कोडिंग में अगर वो चेंजेस होते हैं, सो अब आप समझ सकते हैं जो किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जो जो चेंजेस जो हैं वो भी पॉपुलेशन में किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं होंगे, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में दे विल गेट थ्रू. और डीएनए रेप्लिकेशन में व्हेन दे गेट थ्रू, यानी वो पॉपुलेशन के अंदर दे विल प्रोलिफरेट, दे विल प्रिवेल. सो दैट्स हाउ नॉन कोडिंग रीजन्स के अंदर जो पोलीमॉर्फिज्म्स हैं या फिर जो चेंजेस हैं, म्यूटेशंस हैं, वो दे यूजुअली गेट थ्रू. सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई म्यूटेशन रेट. सो ये हो गया. फिर जैसे यहाँ पे है कि जो एस है वही शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं. जब वो शॉर्ट सीक्वेंसेस मेजर की गई, स्पेशली ऑफ सेंट्रल एशियन पॉपुलेशन, सो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम एनालिसिस से पता चला कि most of the male Central Asian population, they can be traced through the ancestry of Genghis Khan. So यहाँ भी वही फंडामेंटल वही है, शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं, वो सीक्वेंसेस बेस सीक्वेंसेस 2 to 6 बेस पेयर रिपीट होती रहती है यूजुअली इन नॉन कोडिंग रीजन्स. और फिर जब ये एनालिसिस होता है तब पता चल जाता है. फिर थर्ड मेथड देखते हैं जिसके जिसके जरिए पोलीमॉर्फिज्म आते हैं. सो यहाँ पे कॉपी नंबर वेरिएशंस हैं. सो अब फिर से यहाँ पे एक चीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं स्निप्स, सो दे आर द चेंजेस इन वन बेस पेयर. फिर एसटीआर्स की बात करते हैं, सो दे आर शॉर्ट सीक्वेंसेस, शॉर्ट बेस पेयर सीक्वेंसेस. और सीएनवीज की बात करते हैं, सो दे आर लार्ज सीक्वेंसेस, बहुत बड़ी बड़ी सीक्वेंसेस होती है डीएनए सीक्वेंसेस. वो चेंज होती है ड्यू टू डिलीशन, डुप्लीकेशन, रीअरेंजमेंट. सो उसकी वजह से भी नए नए पोलीमॉर्फ्स इंट्रोड्यूस होते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीएनवीज जो है दे आर यूजुअली 1 किलो बेस टू सेवरल मेगा बेसिस. 1 किलो बेस मीन्स 1000 बेसिस एंड मेगा बेसिस मीन्स 1 लाख बेस. सो इस तरह से वो वेरी करती है, 1,000 से लेकर कई लाख बेसिस तक एक साथ चेंज होते हैं, डिलीट हो जाते हैं बेसिस ड्यू टू ये कह सकते हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी हो सकता है. ये सेम जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान भी हो सकता है, या फिर जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, उसमें भी हो सकता है. सो वो जो एरर्स जो है वो कहीं से भी आ सकता है, बट यूजुअली पोलीमॉर्फ्स किस तरह इंट्रोड्यूस होते हैं उसका ये है. अब आप सिंपल समझ लीजिए, लेट्स से एक कोई कोई डीएनए चेन है, और लेट्स से यहां से 1 से लेकर वो चेन चल रही है 40,000 तक. अब उस 1 से लेकर 40,000 में बीच में एक 10 किलो बेस, यानी एक 10,000 डीएनए बेस की चेन जो है इट गॉट डिलीटेड. सो अब हमारे पास 30,000 किलो बेसिस की या 30 किलो बेसिस की या 30,000 बेस पेयर्स की एक चेन बची है. नाउ अब इन दोनों को देखें तो इसके हिसाब से तो ये एक है ना न्यू अलील हो गया, क्योंकि अब उन बेस पेयर चेंजेस की वजह से क्या एक्सप्रेस होता है, क्या डिलीट होता है, किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं. सो
ओवरऑल इतना आप समझ गए कि अगर यहाँ पे जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसमें से अगर 10 किलो बेसिस अगर डिलीट हो गए तो हमारे पास एक आधी अधूरी चेन नहीं है, हमारे पास एक नई चेन है। और इससे पहले AlHD2 में हमने देखा कि किस तरह से एक बेस पेयर की वजह से जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स बिल्डअप शुरू हो जाता है सिर्फ एक बेस पेयर की वजह से। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नो बेस पेयर्स इन इन मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स। सो उसकी वजह से अगर वो चेंज होते हैं, डिलीट होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं या जो भी है, उसकी वजह से दे आर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे इस ये जो चीज है इट इज क्वाइट अनक्वेश्चनेबल। स्निप्स हो गए, STRs हो गए, वो तो एक सिंगल बेसिस है या छोटी चेन है, बट इतनी बड़े चेन पे अगर वेरिएशंस होंगे, वेदर डिलीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, है ना, रीअरेंज हो रहे हैं, ठीक है, ऑल्टर हो रहे हैं, इनवर्स हो रहे हैं, जो भी है, बट उसकी वजह से जो वेरिएशंस है वो तो इंट्रोड्यूस होगा। सो ये तीसरा मैकेनिज्म है। फिर ये इसकी समरी है, आपके पढ़ने काम आएगी। फिर लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म्स। सो इससे पहले आपको बताइए कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स मींस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मॉर्फ्स। वो मॉर्फ्स मींस डिफरेंट अलील्स, वो एक पॉपुलेशन में किस तरह सरवाइव करते हैं। सो ओवरऑल 3 वेज हैं जो आपको बताया, स्निप्स, STRs या CNVs। और सिंपल समझना चाहें इसको तो या तो एक बेस चेंज होगा, या एक शॉर्ट सीक्वेंस चेंज होगी, या फिर एक लॉन्ग DNA सीक्वेंस चेंज होगी। और इन बेसिस की चेंजेस की वजह से वी विल गेट मल्टीपल मॉर्फ्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये है कि ये मॉर्फ्स इंट्रोड्यूस कैसे होता है। ये जो स्निप्स के अंदर, ये STR में जो बेसिस चेंज हो रहे हैं, उनका मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है, जो यूजुअली इवोल्यूशन के जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वही है। क्योंकि यू नो इवोल्यूशन में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो चेंजेस, उसमें पहला ही तरीका है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन जो है एक बड़े लेवल पे एक नाम है चेंज का, एक ऑल्टर्ड इवोल्यूशनरी वोकैबुलरी है कि अगर बायोलॉजिकली चेंजेस होते हैं तो वी कॉल द म्यूटेशन। सो जितने भी प्राइमरी वेरिएशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, सो उसको जो जो बेसिक उसका वर्जन है या बेसिक सोर्स है वो म्यूटेशन है, क्योंकि उसी के जरिए DNA सीक्वेंसेस चेंज होती है। सो फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन। सो पॉइंट म्यूटेशन मींस जब म्यूटेशन जो है वो सिर्फ एक बेस चेंज करे। सो यहाँ पे आप समझ गए कि अगर हम चेंज की बात करें, देन चेंज यानी म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तब उसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर हम वही पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो वो है स्निप। दोनों ही चीज सेम। तो जो पॉइंट म्यूटेशन होगा यानी एक बेस चेंज हो रहा है, सो एक बेस चेंज हुआ, वी कॉल इट स्निप। देन इंसर्शन एंड डिलीशंस, जो अभी आपको CNVs में बताया, एंड देन क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। दोनों, ये दोनों ही चीजें सेम हैं। आप इसको एक बड़े लेवल पे देख सकते हैं कि एक बड़ी चेन जो है CNV के अंदर, सो उस बड़ी DNA सीक्वेंस, DNA चेन में अगर वो चेन DNA रेप्लिकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अगर वो डिलीट हो जाती है, अगर वो डुप्लीकेट हो जाती है, अगर उसमें इन्वर्जन आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाता है, सो ऑल ऑफ देम, उनको आप इन दोनों में क्लब अप कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी सोर्स म्यूटेशन का है। फिर एक और चीज, अगर म्यूटेशन जर्म सेल्स में होता है यानी स्पर्म एंड ओवम में, देन वही म्यूटेशंस दे आर पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। और फिर यही मैकेनिज्म है जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर तो अलील्स होते ही हैं, लेकिन वही अलील अगर सक्सेसफुली इफ दे आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन, सो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जरूरी है। अगर वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाते हैं देन दे बिकम मोर कॉमन। तो जो भी चेंज है, जो भी म्यूटेशन है, लेट्स से स्निप का ही है, सो कोई भी एक बेस चेंज हो गया, अब उस एक बेस चेंज की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ही कैन सर्वाइव बेटर। फिर धीरे धीरे वही ऑर्गेनिज्म लेटर ऑन मल्टीप्लाई इट,
जैसे जैसे गेंजिस खान का बता दिया, तो धीरे धीरे वही चीज जो है आगे कॉमन हो जाती है। फिर म्यूटेशंस का जीन पूल के अंदर जो इफेक्ट है, नाउ वी हैव मूव फ्रॉम इंडिविजुअल टू द पॉपुलेशन लेवल। सो एक न्यू म्यूटेशन, इफ इट इज न्यूट्रल, so it means it is not having any effect on the population at large. So एक तरह से this mutation will be masked off, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन की फिटनेस में कोई किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट साथ में उसके लिए रिस्की भी नहीं है, इट इज नॉट डिलीटेरियस वन, तो उसके आगे जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर जो बेनिफिशियल होगा वो तो आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बेनिफिशियल है, इट मींस इट हेल्प ऑर्गेनिजम्स एंड एंटायर ग्रुप्स इन सर्वाइवल। सो ऐसा जो भी चेंज होगा, जो भी म्यूटेशन होगा, या जो भी न्यू जीन वेरिएशन होगा, सो दे आर लाइकली टू गो अहेड। फिर डिलीटेरियस होता है, ये वो तो वैसे ही नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रिमूव हो जाता है। फिर बात करते हैं एंशियंट वर्सेस रीसेंट पोलीमॉर्फिज्म। सो ये कह सकते हैं कि कुछ पोलीमॉर्फिज्म, कुछ जो चेंजेस हैं एट पॉपुलेशन लेवल, दे आर एंशियंट। जैसे जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ये प्राइमेट्स के टाइम पे हमारे पास है। सो प्राइमेट्स, सो हम यहाँ पे जो टाइमलाइन कंसिडर कर सकते हैं, इट इज अराउंड 65-66 मिलियन ईयर्स अगो। सो उस टाइम से एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, इट इज इन आवर स्टॉक। फिर बाकी बात करते हैं विद टाइम, विद न्यू कंडीशंस, बहुत सारे अडेप्टेशन हो सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि जो अगर सिकल सेल की बात करें, सो दिस कुड नॉट हैव कम बिफोर द होलोसीन टाइम, क्योंकि होलोसीन के टाइम के साथ ही जो वार्मर कंडीशंस शुरू हुई थी, जो ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल साइकिल्स हैं। सो यहाँ पे जैसे होलोसीन स्टार्टेड अराउंड 11,700 ईयर्स अगो। सो अब आप समझ सकते हैं जो अर्थ जो है, इट गोज थ्रू सच साइकिल्स ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल टाइम्स, मीन्स कोल्ड फेजेस फॉलोड बाय वार्म फेजेस, ये साइकिल चलती रहती है। अब जो पिछली साइकिल थी उस टाइम पे होमोसेपियंस थे ही नहीं, तो अभी हम होमोसेपियंस जो है वो आए, और उसके बाद से बहुत काफी सारा जो टाइम है जो पेलियोलिथिक का, वो तो आइस एज के अंदर ही गया। फिर वार्म फेज स्टार्टेड अराउंड 11,700 ईयर्स अगो, और वार्म फेज के साथ ही फिर क्योंकि वार्म फेज है तभी जाके जो मस्कीटो पॉपुलेशन है वो आई। मे बी these pathogens they have remained frozen, remain buried or remain thawed in that ice for long time, जो भी है, बट वो पॉपुलेशन होलोसीन के बाद ही आई। सो सिकल सेल जो है ये भी काफी रिसेंट है, रिसेंट पोलीमॉर्फिज्म है। फिर बात करते हैं वाई पोलीमॉर्फिज्म्स पर्सिस्ट, क्योंकि दोनों ही एग्जांपल अगर लें एबीओ ब्लड सिस्टम का और सिकल सेल का, दोनों ही काफी टाइम से हैं। सो उसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से जो चेंजेस हैं, म्यूटेशंस है किसी भी तरह के, व्हाई डू दे पर्सिस्ट इन एनी पॉपुलेशन, बिकॉज ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन। और मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन इज इज एन इवोल्यूशनरी टर्मिनोलॉजी, otherwise you can call it the change, because everything is changing, the world is changing, the galaxies are revolving, times are changing, हर एक जो है एक साइक्लिकल मोशन के अंदर है। तो जो चेंज होता रहेगा, तो वही चेंज जब ऑर्गेनिजम्स में या किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ में उसमें इंट्रोड्यूस होता है, वी कॉल इट म्यूटेशन। फिर ये है कि ये म्यूटेशंस पॉपुलेशन में किस तरह से परसिस्ट करते हैं। हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स में तो हम कह सकते हैं कि बस ना, ये कोई भी म्यूटेशन इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट इट इज न्यूट्रल वन, एंड बिकॉज ऑफ इट्स मास्किंग इफेक्ट, एक तरह से अगर ये नेचुरल सिलेक्शन में ये अगर किसी तरह से हार्म कर ही नहीं रहा है, तो नेचुरल सिलेक्शन विल नॉट एक्ट अगेंस्ट इट, सो न्यूट्रल तो है ही है। फिर अगर बेनिफिशियल है तो दे विल बी सेलेक्टेड अगेंस्ट। सो इंडिविजुअल्स में हो गया। पॉपुलेशंस के अंदर क्या है, सो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, इट इज हेटेरोजाइगोट एडवांटेज। तो इसको सिंपली हेटेरोजाइगोसिटी कह सकते हैं। सो हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब ही यही है दैट दो डिफरेंट अलील्स एक साथ एग्जिस्ट करें। सो
चीज यही है, यहाँ पे बेसिक ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दे इनहेरिट वन कॉपी फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट। सो इस तरह से डिप्लॉयड होते हैं, दो कॉपीज तो वैसी ही होती है। अब ये दोनों कॉपीज जो हैं, ये इसके भी तीन वेरिएशंस हैं। फर्स्ट, दोनों सिमिलर हैं, विच इज होमोजाइगस, और दोनों अगर डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर दोनों अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, सो दिस वन विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एंड फाइनली दोनों रिसेसिव हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव। सो इस तरह से ये जो डिप्लॉइड्स हैं, ये तीन वे में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ नेचुरल सिलेक्शन जो है, या लाइफ इन जनरल, इट फेवर्स द हेटेरोजाइगोट्स वन। क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि न्यूट्रल जो है, दे आर मोर लाइकली टू गेट अहेड, मोर लाइकली टू स्क्रीन इन द नेचुरल सिलेक्शन। फिर बेनिफिशियल तो है ना, उनका तो है ही, वो तो है ना, उस रिलेटिव टाइम रिलेटिव में वो तो हेल्प कर ही रहे हैं, बेनिफिशियल है, उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो सो वो तो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रल वर्ल्ड का ये है कि यहाँ पे दिस न्यूट्रल, इट इज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ टाइम रिलेटिविटी। नाउ ये चीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी डायनामिक्स में। सो यहाँ पे मैं एक रिसेंट दो एग्जांपल बताता हूँ मैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम द इंडियन थार डेजर्ट, and the second example is from the Scandinavian country, या the Arctic in general. So डेजर्ट के अंदर ये है कि रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्यू टू द इरेटिक वेदर, जो डेजर्ट जो है, इट इज डेजर्ट, या फिर राजस्थान कह सकते हैं, जो वेस्टर्न इंडिया कह सकते हैं, इट इज गेटिंग लॉट ऑफ रेनफॉल। अब यह है कि विद रेनफॉल कम्स अदर क्लाइमेटिक फिनोमिना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो पैथोजन पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, मस्कीटो पॉपुलेशन। सो यूजुअली डेजर्ट जो है, वो एक जगह है जहां पे 300 दिन तक सनशाइन रहती है। टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है कि किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म, स्पेशली जो इंसेक्ट पॉपुलेशन जो होती है, वो तो बहुत कम होती है। और जो भी इंसेक्ट पॉपुलेशन वहां पे होती है, दे आर यूजुअली हार्डी वन। जो डेजर्ट जो इंसेक्ट्स हैं, या फिर जो डेजर्ट लाइफ है, इसमें ज्यादातर जो मॉनिटर लिजर्ड वगैरह ये सब है, स्नेक्स पॉपुलेशन है, बट ज्यादातर इंसेक्ट पॉपुलेशन, दे कैन नॉट हैंडल दिस मच हाई टेम्परेचर। बट अभी रेनफॉल की वजह से जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है, वो काफी ज्यादा हो गई है। अब इंसेक्ट पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, जो भी कह सकते हैं फौना है, जो भी लाइफ फॉर्म है, दे आर नॉट अडेप्टेड टू हैंडल दिस मच ऑनस्लॉट ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो उसमें किस तरह के पैथोजेंस इंट्रोड्यूस होते हैं, वो उनके लिए वो तैयार नहीं है। फिर सेकंड है आर्कटिक पॉपुलेशन। नाउ यहाँ पे जो एलन एंड बर्गमैन रूल है, तो आर्कटिक पॉपुलेशन जो है, वो दे कैन विथस्टैंड कोल्ड टेम्परेचर। उनकी जो फिजियोग्नॉमी है, इट हैज अडेप्टेड इन दैट वे कि they have the short stature, then they have short limbs, high fatty diet, and even they are obese. So ये जो चेंजेस है, फिजियोग्नॉमिकल चेंजेस जो है, वो आर्कटिक के लिए या जो कोल्ड एनवायरमेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है। बट रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से द आर्कटिक इज वार्मिंग अप। सो यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है, बट ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। जो डेजर्ट के लोग जो फील कर रहे हैं, जो वेस्टर्न इंडिया के जो लोग फील कर रहे हैं, वही चीज जो है आर्कटिक के लोग फील कर रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, बिकॉज ऑफ वार्मिंग अप, द द आइस इज थॉइंग, मीन्स आइस मेल्ट हो रही है। अब जिस कोल्ड में
जिस तरह की क्लाइमेट के अंदर वो अडेप्ट हुए थे एग्जिस्ट करने में, अब वार्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वार्म के लिए एलन एंड बर्गमैन रूल जो है वो काफी अलग है। आप जानते हैं ना कि इसमें जो एलन एंड बर्गमैन रूल है, एक लीन फिजिक होनी चाहिए, फिर जो लिम्स जो हैं वो टॉल होने चाहिए, है ना, जो बॉडी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि इट कैन डिसिपेट हीट, जबकि यहाँ पे जो कोल्ड में है वो ऐसी बॉडी होनी चाहिए दैट कैन एब्जॉर्ब हीट। सो दोनों ही चीजें अलग हो गई। अब वो जो आर्कटिक के जो पीपल हैं, दे आर कमिंग अप अगेंस्ट दिस नाइटमेयर कि किस तरह से वार्म एटमॉस्फेयर में किस तरह से अपने अपने आप को अडेप्ट करें। और फाइनली जहां से हमने शुरू किया था, अगर ऐसा होता है कि जो डेजर्ट पॉपुलेशन है उनके अंदर भी दोनों तरह के जीन्स होते, यही सेम आर्कटिक पॉपुलेशन है उनके अंदर भी दोनों तरह के जीन्स होते, कोल्ड के एंड वार्म के। सिमिलरली डेजर्ट के अंदर भी हॉट के, यानी यहाँ पे कह सकते हैं ड्राई के एंड वेट के। सो अगर इस तरह के जीन्स हो तो एक जो जीन जो है वो टाइम रिलेटिव की वजह से, अगर वो बहुत टाइम तक इवन इफ इट स्टे डोरमेंट, लेकिन जब टाइम चेंज होगा इट कैन प्रूव बेनिफिशियल। सिमिलरली आर्कटिक में भी जब तक बर्फबारी हो रही है, जब तक आइस है, दिस वन विल बी एक्टिवेटेड, दिस वन विल स्टे डोरमेंट, लेकिन जब भी वार्म होगा तब ये वाला काम आ जाएगा। तो ये एक तरह से एक एनालॉजी है आपको समझाने के लिए कि क्यों नेचर फेवर द हेटेरोजाइगोट्स, द डिफरेंट वन। क्योंकि हेटेरोजाइगोट्स जो होते हैं दे यूजुअली हैव हायर फिटनेस देन दोज ऑफ होमोजाइगोट्स। क्योंकि अगर यहाँ पे ये देखिए, डेजर्ट में दोनों ही जो जीन्स जो हैं, अगर वो ड्राई के हैं, आर्कटिक में दोनों कोल्ड के हैं, सो विथ टाइम, बिकॉज ऑफ द time relativity, they cannot stay much longer, they cannot survive much longer. So ये कि आप एग्जाम्पल सिकल सेल ट्रेट का देते हैं। सो यूजुअली हमारी um, जो आरबीसीज होती है दे आर ऑफ स्पेरिकल नेचर, स्पेरिकल शेप। तो उसके लिए जो जीन है HbA, सो बाकी पॉपुलेशन में स्पेशली जैसे अगर ड्राई पॉपुलेशन की बात करें, और ये सेम जो है डेजर्ट पॉपुलेशन के लिए भी लागू होता है, और आने वाले टाइम में दे विल कोप अप अगेंस्ट इट। सो आज डेजर्ट पॉपुलेशन के अंदर दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं दोनों ही स्पेरिकल शेप के हैं, बट ड्यू टू म्यूटेशन और एक और वेरिएंट इंट्रोड्यूस हुआ, द सिकल शेप। द सिकल जो वेरिएंट है उसमें जो आरबीसीज स्पेरिकल होने की जगह पे दे गेट दिस सिकल शेप। नाउ ये जो सिकल जो शेप है इट इज लीथल वन, उसकी वजह से हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है, मींस ब्लड लॉस होता है एंड द इंडिविजुअल यूजुअली डाइज। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये दोनों वेरिएंट्स हैं, ये स्पेरिकल शेप का और सिकल शेप का दोनों है, यानी एक तरह से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो बिकॉज ऑफ दिस हेटेरोजाइगोसिटी वो इंडिविजुअल जो है इट विल हैव ड्यूल फिटनेस, कि फर्स्ट यहाँ पे अनीमिया भी नहीं है और सेकंड मलेरियल रेजिस्टेंस है। ठीक, सो ये बेनिफिट है हेटेरोजाइगस एडवांटेज का जो यहाँ पे बताया कि अगर दोनों ही अगर स्पेरिकल शेप है देन यू आर सस्केप्टेबल टू मलेरिया। फिर अगर हेटेरोजाइगोट्स हैं तो यू विल हैव ग्रेटर फिटनेस। सो ये एक बेनिफिट है हेटेरोजाइगोसिटी का, दैट्स व्हाई हेटेरोजाइगोसिटी इज मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन। और दूसरे तरीके से कहें सो पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए में तो ये है कि पॉपुलेशन के अंदर जितने वेरिएंट्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि वी फेस अगेंस्ट द चेंजिंग डायनामिक्स। सो ऐसे में कोई भी जो जो प्रेजेंट टाइम में जो डोमिनेंट है इट विल कम टू आवर रेस्क्यू। फिर सेकंड जो होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन जो है इट टॉक्स अबाउट कि कोई भी जीन जो है हाउ इट इज
beneficial in comparison to the others. So इस वाले में ये होता है कि द नेचर इट यूजुअली फेवर्स रेयर अलील्स. सो रेयर अलील्स वो होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो फिटनेस इंट्रोड्यूस करते हैं या सर्वाइवल एकदम से बढ़ा देते हैं. एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, एक एनालॉजी है. तो एक अगर गांव बहुत ही गरीब है, तो उस गांव में अगर एक बहुत ही अमीर आदमी रहने आ जाता है, तो अब आप जानते हैं कि उस अमीर आदमी की, उस रिच पर्सन की वैल्यू, प्रेस्टीज उस गांव में कितनी बढ़ जाएगी. और फिर अगर मीटिंग एक्सेस की बात करें कि अगर वो आदमी, इफ मैं लीगल पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर वो आदमी अगर ये कहे कि अब आई नीड टू एक्सेस मेट्स फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, तो उसके पास कितने सारे चांसेस रहेंगे. सो यही सेम सिनेरियो जो है वो रेयर अलील्स का है. एक तरह से रिच पर्सन इन अ वेरी पुअर विलेज. सो जैसे ही ऐसा कोई किसी पॉपुलेशन में ऐसा कोई रेयर अलील इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके आगे बढ़ने के, उसके फ्रीक्वेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, एंड देन इट विल बिकम क्वाइट कॉमन इन दैट पर्टिकुलर जीन पूल. फिर द नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल हिट्रोजेनिटी. सो ये सिमिलर है हेटेरोजाइगोसिटी से, कि एनवायरमेंट ऑलवेज अलाउ मल्टीपल वेरिएंट्स टू कोएग्जिस्ट. क्योंकि अगेन यहाँ पे जो चीज जो है, विच इज टाइम रिलेटिविटी, चेंजिंग डायनेमिक्स, जिस भी तरह से आप देखें उसको, कि वक्त बदलता रहेगा, जो निशेस जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, एनवायरमेंटल निशेस. जिस तरह से प्लेस्टोसीन से होलोसीन में, आइस एज से वार्म फेज में जो चेंज हुआ, द होल निश चेंज, और उसकी वजह से नियंडरथल वेंट इनटू एक्सटिंक्शन. सिमिलरली यहाँ भी वही है कि अगर मल्टीपल वेरिएंट्स रहते हैं, देन द पॉपुलेशन विल सर्वाइव, अदरवाइज दैट पॉपुलेशन विल फेस द ऑनस्लॉट. तो जैसे स्किन पिगमेंटेशन की बात करते हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन की. सो स्किन कॉम्प्लेक्शन में आप जानते हैं कि जहाँ पे जो हाई यूवी रेडिएशंस होती है, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल, वहाँ पे डार्कर स्किन होती है. और यही अगर लो यूवी रीजन्स की बात करें, जैसे जो टेम्परेट रीजन्स हैं या आर्कटिक्स हैं, सो वहाँ पे जो सनलाइट जो है वो इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल. सो उसकी वजह से वहाँ पे यूवी इंडेक्स कम होता है, तो वहाँ पे जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है इट इज यूजुअली लाइट. सो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि किस तरह से जो नेचुरल सिलेक्शन है, it allows the human population to have a range of human complexions. कि टेम्परेट के लिए लाइटर स्किन है, ट्रॉपिकल के लिए डार्क स्किन है, देन मल्टीपल शेड्स भी हैं. जैसे अगर आप स्किन कॉम्प्लेक्शन की बात करें, तो जो लैटिन अमेरिकन स्किन कॉम्प्लेक्शन है वो अलग है. फिर जो मिडिल ईस्टर्न है, जो कह सकते हैं जो इंडो आर्यन ग्रुप्स हैं या इंडो यूरोपियन ग्रुप्स हैं, उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन अलग है. तो और इंडिया के अंदर भी वही जो यूजुअल जो शेड्स हैं स्किन कॉम्प्लेक्शन के, भले ही हम ब्रॉडर लेवल पे बात करें कॉकोसॉइड्स, मोंगोलॉइड्स, निग्रोइड्स, बट उसके अलावा भी आप जानते हैं कि कुछ सर्टेन पैटर्न्स यहाँ पे, कुछ सर्टेन जो फिक्स शेड्स जो हैं वो है पॉपुलेशन के अंदर. सो ये इसका मतलब ही यही है कि नेचुरल सिलेक्शन इट वांट्स कि ह्यूमन पॉपुलेशन के ये डिफरेंट शेड्स हैं, ये डिफरेंट वेरिएशंस वो एग्जिस्ट करें, ताकि जो चेंजिंग डायनेमिक्स की वजह से इनमें से कोई एक सेक्शन भी अगर पॉपुलेशन में, अगर इफ दे फेस द हीट, बाकी जो वेरिएशंस हैं वो तो सरवाइव करें. क्योंकि इट इज अबाउट पॉपुलेशन, ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, पॉपुलेशन की बात है. एंड फाइनली द जीन फ्लो. द जीन फ्लो इट इज अबाउट मेटिंग विच इज सपोज टू बी रैंडम. सो रैंडम मेटिंग का मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर जो मेट चॉइसेस हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड बाय एनी काइंड ऑफ बैरियर. तो मेटिंग उनके बीच में फ्रीली हो, फ्री मेटिंग, या मेटिंग को यहाँ पे
रिक्रिएशनल सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेटिंग की बात कर रहा हूं, विच मीन्स टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस अ चाइल्ड. सो दिस इज चाइल्ड प्रोक्रिएशन. सो वो जो प्रोक्रिएशन है, इट इट शुड बी डिवॉइड ऑफ एनी सच बैरियर्स, ताकि जीन फ्लो जो है वो स्मूथली हो. जीन फ्लो, it brings in the fresh supply of different variants of gene. बट बाकी हम जानते हैं कि जो ऑन ग्राउंड लेवल सिचुएशन है उसके अंदर बैरियर्स भी बहुत सारे हैं. समटाइम जियोग्राफिकल, समटाइम कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, पर्सनल, लिंग्विस्टिक, और उसके अलावा कई सारी पॉपुलेशन जो है दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बिकॉज ऑफ एनी सच बैरियर. तो उसकी वजह से मीटिंग पूरी तरह से रैंडम तो कहीं भी नहीं है, बट ये नेचुरल सिलेक्शन और लाइफ इन जनरल इट फेवर्स कि जो मेटिंग जो हो इट इज यूजुअली एक्सेसिबल इन अ लार्ज जीन पूल. सो जिसकी वजह से उनके बीच में एडमिक्सचर हो, जो जीन सप्लाई जो है वो उनमें आए. अदरवाइज अगर पॉपुलेशन बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो जाती है या बहुत ही नैरो बेस है जीन पूल का, then the recessives, the deleterious alleles, they are likely to multiply. फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. तो अगर आपने इतना कुछ समझ लिया तो बाकी जो दोनों टाइप्स है बैलेंस एंड ट्रांजिएंट वो बहुत ही सिंपल है. सो यहाँ पे इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन सा टॉपिक है ये. सो genetic polymorphism means existence of multiple morphs of a gene या multiple alleles of a gene in a population with a frequency greater than or equal to 1% in their population. So यानी कोई भी अगर morph है, कोई भी change है, variation of a gene है, वो first it will be considered at the population level. Then अगर वो सिर्फ कुछ ही individuals में है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. उसको पॉलीमॉर्फिज्म कंसिडर होने के लिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1% ऑफ द पॉपुलेशन. तो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर ये कहें उसमें 10,000 लोग हैं या 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख लोगों का 1% हुआ 1,000. Yani at least 1,000 people should have that change, that morph to be considered a case of genetic polymorphism. फिर बैलेंस जो polymorphism होता है एक टाइप जिसमें दो या ज्यादा अलील दे आर मेंटेन इन अ पॉपुलेशन. सो जो आप यहाँ पे आपको हेट्रोजाइगोसिटी बताई थी, सो इट्स द बैलेंस polymorphism is similar to heterozygosity but at a population level. So यही सेम केस आप इसका ले लेते हैं. अगर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल लोकेलिटी है और उनके अंदर ये जो वेरिएंट है सिकल सेल का, सो वहां पे जो वर्जन है इट इस हेट्रोजाइगोट कंडीशन में एग्जिस्ट करता है. एंड लेट्स से वही पॉपुलेशन 1 लाख लोग हैं और उनमें से कम 1100 लोगों के अंदर ये वेरिएशन है. सो अगर इतने सारे लोगों में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1% पॉपुलेशन के अंदर ये हेट्रोजाइगोसिटी एग्जिस्ट करती है, देन इट विल बी कॉल्ड अ केस ऑफ बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म. तो मैकेनिज्म्स जो हेट्रोजाइगोट एडवांटेज जो आपको बताया अभी कि हेट्रोजाइगोट्स जो होते हैं they have naturally are bestowed with higher biological fitness. उसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट, दोनों जो alternate variations हैं दोनों एग्जिस्ट करते हैं, so they are likely to live longer in changing dynamics. And then because of existence of two different alleles they will also have higher survival or reproductive success. सो ये एक है. फिर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, जिसमें आपको बताइए कि अगर इसको सिंपली कहें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन विच मींस जो भी रेयर अलील होगा इट विल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट, और वो रेयर अलील जो है इट विल बिकम more common, it will have more frequency in that population.
सो यहाँ पे अगर उसी ट्रॉपिकल पॉपुलेशन की बात करें और उसके अंदर मोस्ट ऑफ देम दे हैव द स्पेरिकल शेप, सो स्पेरिकल शेप की वजह से दे डू नॉट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। नाउ उसी पॉपुलेशन में दिस हेट्रोजाइगोट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और उसमें इन दैट डाइंग पॉपुलेशन और इन दैट अनहेल्दी पॉपुलेशन दिस वन बिकम एन आइकॉनिक स्टार। सो फिर तो यही है, जो आइकॉनिक स्टार है इट विल सर्वाइव, एंड इफ इट सर्वाइव इट विल हैव एक्सेस टू मोर मेट्स, मेटिंग एक्सेस, सर्वाइवल ये ज्यादा होगा, और उसकी वजह से हायर फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी। और फिर जो नेक्स्ट जो मैं टाइम रिलेटिव जो बता रहा हूँ, टाइम रिलेटिव या जो चेंजिंग डायनेमिक जो है, बार बार जो कह रहा हूँ, वो एनवायरमेंटल वेरिएशन को लेकर है कि एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, एंड इवन जो अर्थ जो है इट इज नॉट होमोजीनियस, अर्थ भी जो है काफी डाइवर्स है। सो अगर यही डेजर्ट जो जो कि आपको एक केस बताया था कि अगर डेजर्ट पॉपुलेशन के अंदर भी अगर वेट एंड ड्राई दोनों के अगर जीन हो, या तो फिर यानी वो सिर्फ ना सिर्फ अपने वेस्टर्न पार्ट के अंदर बल्कि सदर्न इंडिया के अंदर या फिर किसी भी जो ट्रॉपिकल एरिया है उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आर्कटिक के अंदर भी कोल्ड एंड हॉट दोनों के, कोल्ड एंड वार्म दोनों के अगर जीन्स हों, तो वो सिर्फ ना कि ना आर्कटिक में बल्कि वो टेम्परेट के अंदर सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंडीशन में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द अल्टीमेट एम ऑफ पोलीमॉर्फिज्म, कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल कि पॉपुलेशन सर्वाइव करे। सो यहाँ पे जो आर्कटिक पॉपुलेशन, the people of Western India, the people of Southern India, so they are not, in population term, they are just different appendages, the different faces of that population, different spokesperson of that population. कि एक अगर वर्जन या एक स्पोक पर्सन सर्वाइव नहीं करे तो भी दूसरे सर्वाइव कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ the population in general, the whole population of Homo sapiens need to survive, और उसके लिए life and natural selection it comes up with a lot of new phenomena जो सिकल सेल एंड मलेरिया रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सो यहाँ पे ये बैलेंस पोलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है कि बैलेंस पोलीमॉर्फिज्म या हेटेरोजाइगोसिटी एक पॉपुलेशन लेवल। सो इसके अंदर ये जीन है HBA विच इज अ नॉर्मल अलील, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है इन स्पायरिकल शेप। फिर देयर इज अ म्यूटेंट अलील विच इज इंट्रोड्यूस्ड। सो इस म्यूटेशन की वजह से जो सिकल सेल जो है, सॉरी रेड ब्लड सेल्स जो है, दे अक्वायर दिस सिकल शेप। सो ये वाली इस स्पायरिकल शेप में है और ये वाली इस सिकल शेप में, लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से दे become resistant to the malarial population, especially in the tropical areas, sub-Saharan Africa, Middle East, India, Mediterranean, जहाँ भी रेनफॉल हाई है, जहाँ भी मस्कीटो पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जो म्यूटेशन है इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, इट प्रोवाइड होप ऑफ सर्वाइवल। सो उसकी वजह से अगर कोई सिर्फ होमोजाइगोस है, तो यूजुअली जो बाकी पॉपुलेशन है, जो टेम्परेट पीपल जो है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, दे यूजुअली हैव दिस होमोजाइगस नॉर्मल जिसके अंदर दोनों ही स्पायरिकल शेप है। तो अब अगर हम कभी उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर अगर हम जाते हैं, देन व्हेन वी बिकम सस्केप्टिबल टू द अटैक ऑफ मलेरियल वेक्टर प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं, दे हैव acquired this immunity by having this heterozygosity। अब यही heterozygosity है वहाँ के मैक्सिमम लोगों के अंदर है। सो अगेन यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, कि जब ये जो ट्रॉपिकल पॉपुलेशन है इट वाज डाइंग ड्यू टू द सीवियर अटैक ऑफ मलेरिया, उसमें दिस रेयर अलील वाज इंट्रोड्यूस्ड, और ओवर टाइम द पीपल विद दिस हेटेरोजाइगोसिटी दे बिकम मोर कॉमन, और अब उनकी पॉपुलेशन के अंदर ज्यादातर लोग वही हैं। सो जो
जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म का जो भी क्राइटेरिया है, the changes at population level greater than 1%, all the criteria are met, and this is a classical case of heterozygous polymorphism या balanced polymorphism. फिर सिमिलर एक और ये जो चेंज है G6PD. सो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम है विच इज इन्वॉल्व इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो यहाँ पे ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इट प्रोटेक्ट्स रेड ब्लड सेल आरबीसी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज. अब ये जो जीन है G6PD, इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. सो एक्स क्रोमोसोम, इसका मतलब है कि इट इज अ केस ऑफ एक्स लिंक डिसऑर्डर. सो होगा ये क्योंकि जो फीमेल हैं they usually have double X, they not usually, they have the double X and male have XY. so वहां पे उनके पास 2X है, हमारे पास एक ही है. अब ये है कि फर्स्ट, ड्यू टू इट्स X linked nature, the female, they are usually resistant to this deficiency. लेकिन मेल कैन बिकम डेफिशिएंट क्योंकि हमारे पास एक ही एक्स है और उस एक्स पे ये जीन जो है ये इनहेरिट हो या ना हो, ये डिपेंड करता है ना, हमारी एंसेस्ट्री पे. तो यहाँ पे सिमिलरली ये भी जुड़ा हुआ है मलेरिया से कि अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है तो the RBCs, they go through oxidative damage, and damage means they burst out, और फिर उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया यानी सीवियर ब्लड लॉस एंड इंडिविजुअल डाई. और आपको बता दिया कि यूजुअली इट इज द मेल. बट सेम सिमिलरली जिस तरह से जो सिकल शेप है, अगर आरबीसी सिकल शेप हो जाता है तो यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे गो थ्रू सेम हेमोलाइटिक अनीमिया और इंडिविजुअल द ऑर्गेनिज्म डाइज. लेकिन मलेरियल पॉपुलेशन के अंदर, मलेरिया एंडेमिक रीजन्स के अंदर, ये यहाँ पे इट प्रोवाइड्स सर्टेन एडवांटेज. सिमिलरली अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में या सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट पॉपुलेशन के अंदर अगर G6PD डेफिशिएंसी है तो इंडिविजुअल दे डाई फ्रॉम हीमोलाइटिक अनीमिया. बट यहाँ पे सेम, अगर जो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आई नो दिस ऑक्सीडेटिव डैमेज कह सकते हैं या फिर सीवियर लॉस ऑफ ब्लड कह सकते हैं, दोनों ही केसेस में, सिकल में या G6PD में, दोनों में those patients that suffer from the deficiency or suffer from anemia, they become inhospitable to the malarial parasites. Now ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं. जो चोर जो है वो गरीब के घर नहीं करते चोरी क्योंकि उनको पता है कि कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना. मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है. इनपुट आउटपुट रेशियो की बात करते हैं तो एक गरीब घर के अंदर चोरी करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है. पहला तो उनके पास कुछ होता नहीं है, सेकंड पकड़े गए तो पुलिस और मारेगी, और फिर जो है जगह सही और होगी कि है ना चोरी करनी है तो वहां करो जहां पे कुछ मिलने की उम्मीद हो. तो सिमिलरली यहाँ पे प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, इसका भी सिमिलर सीन है कि अगर जो पर्सन है, इंडिविजुअल इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हेमोलाइटिक अनीमिया, सीवियर ब्लड लॉस, तो उसके पास एक लीकिंग पाइप से कुछ चुराने का कुछ सेंस ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई द इंडिविजुअल दे बिकम क्वाइट इनहॉस्पिटेबल टू मलेरिया पैरासाइट, और इस इनहॉस्पिटेबिलिटी की वजह से दे गेट रेजिस्टेंट फ्रॉम द अटैक्स ऑफ फॉल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम. यानी जिस तरह से सिकल सेल जो है इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया, उसी तरह से G6PD डेफिशिएंसी भी प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सेम थिंग.
और दोनों का यही है। और फिर अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म कि एक पर्सन के अंदर दोनों ही वेरिएशंस हो, healthy one and then the deficient one. Fair, let's move on to the transient one. Now, transient one is slightly different from the balanced one. So, balanced one, balanced polymorphism or the heterozygous polymorphism, it seeks to exist different versions, different allele in a population. So, even if one stays dormant for a long time, but जो balanced polymorphism, it tries to exist both of them side by side. लेकिन ट्रांजिएंट वन के अंदर ये एक ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म मींस एक टेम्पररी स्टेट है जिसके अंदर पहले दो या ज्यादा अलील्स, टू और मोर अलील्स, दे आर टॉलरेटेड या एग्जिस्टेड इन द पॉपुलेशन फॉर अ लिमिटेड टाइम, और फिर धीरे धीरे कोई एक वेरिएंट जो है इट बिकम्स डोमिनेंट और दूसरा जो है इट इज एलिमिनेटेड। सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि it is balanced polymorphism in the beginning, but ultimately it takes the dominant or the homozygous shape. और दूसरे तरीके से देखें, so balanced polymorphism, it is the polymorphism of heterozygous one, heterozygous polymorphism, और transient one जो है it is heterozygous polymorphism in the beginning and then it acquires the homozygous shape. So यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक न्यू अलील, एक कोई भी चेंज जो है इट इज इंट्रोड्यूस्ड, वेदर इट इज अ स्निप, कोई एक सिंगल बेस जो है वो चेंज हो रहा है, या फिर अ शॉर्ट सीक्वेंस एसटीआरस, या फिर होल लॉन्ग सीक्वेंस इन मल्टीपल ऑफ किलो बेसिस, वो चेंज होके कोई एक नया अलील इंट्रोड्यूस होता है, वेदर म्यूटेशन और जीन फ्लो, ये भी आप कंसिडर करें। फिर इनिशियली इट इज हेटेरोजाइगस की एक साथ जितने भी अलील्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर प्रेजेंट इन दैट पॉपुलेशन। अगेन ये याद रखें, जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही। यानी कुछ लोगों के अंदर वो दोनों वर्जन्स हैं। फिर उसके बाद द सेलेक्टिव प्रेशर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। नाउ सेलेक्टिव प्रेशर्स में आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज ब्रिंग्स इन यूनिफॉर्मिटी, यानी व्हाट इट डज कि जो भी हेल्दी वन है विल गेट थ्रू, जो भी अनहेल्दी वन है विल बी एलिमिनेटेड। सो यहाँ पे पहले हेटेरोजाइगोसिटी एंड देन द सेलेक्टिव प्रेशर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, एंड दैट सेलेक्टिव प्रेशर्स व्हाट दे डू, दे select the dominant and discard the rest। और फिर बाकी आप समझ सकते हैं, जो भी एक सेलेक्ट होगा दैट allele will get fixed in the population, क्योंकि वही allele जो है आगे उसी population के अंदर वही ट्रांसमिट होता रहेगा, और जो older alleles हैं it will be replaced। जैसे ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन के, तो एबीओ ब्लड ग्रुप, द एंशिएंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, it is situated on chromosome 9। now यहाँ पे नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन की बात करते हैं। सो पहले बिफोर यूरोपियन कोलोनाइजेशन उस पॉपुलेशन में ओ अलील ही ज्यादा था, ओ अलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, यानी ज्यादातर जो मेंबर थे उस पॉपुलेशन के दे हैड दिस ओ ब्लड ग्रुप, और बी अलील जो है इट वाज नियर एब्सेंट। But due to their contact with the European colonizers, so उस कांटेक्ट के बाद और बाद में जो एशियन माइग्रेशन हुआ, स्पेशली द लाइन दैट वेंट थ्रू गेंजिस खान एंड द सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स। सो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट द यूरोपियन colonizers and the Central Asian invaders, both of them they changed this ABO blood group, the blood group frequency of Native American। अब इन दोनों में से whether the European or the Central Asian invaders they introduce the B allele, और अब उसकी उन population के अंदर B is rising and O it has entered the temporary state, कि आने वाले टाइम में फिर जैसे जैसे जो B है वो कॉमन होता जाएगा,
ए जो है, वो ब्लड ग्रुप जो है, इट विल रिड्यूस। फिर ये कंपैरिजन चार्ट है, एंड दिस इज इट। सो आई रिपीट अगेन, ये जो चैप्टर जो है, ये वाला टॉपिक, ये यूपीएससी एंड यूजीसी दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। और अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, द कमेंट एंड द कम्युनिटी सेक्शन इज योर्स। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें एंगेज होते रहें, क्योंकि वी लिव इन एन अनइम्परफेक्ट वर्ल्ड, और ऐसे में कह सकते हैं कि गलतियां, मिस्टेक्स होती रहती है, कुछ दिमाग से भी निकल जाता है, कोई टॉपिक जो है जैसे बीच में भी कॉल आए थे तो सही तरीके से समझा भी नहीं पाया था, तो ऐसे कुछ होता है, तो आपके पास है ना ये एंगेजमेंट टूल्स हैं। सो आई वांट यू टू मेक द फुल यूज ऑफ देम। सो दिस इज इट। थैंक यू।